अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज मेरा टॉपिक है जनरल नॉलेज, इंटरनेशनल रिलेशंस। आज की वीडियो के अंदर जो है हमने इंटरनेशनल रिलेशन और हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में से इंतहाई इम्पॉर्टेंट MCQs का चुनाव किया है। उम्मीद है आपको मुख्तलिफ इम्तिहानात की तैयारी के सिलसिले में हमारी ये जो कोशिश है वो आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपके लिए लाजमी तौर पे ये मददगार साबित होगी। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। एपिसोड नंबर 10, एपिसोड नंबर 8। तो हमने आपको अभी तक जो है लेट टेस्ट और दीगर जो इम्तिहानात हैं उनकी तैयारी के सिलसिले में जो MCQs आप तक पहुँचाए हैं, उसमें आज एपिसोड नंबर 8 जो है वो आप तक पहुँचने वाला है। और हमारा जो टॉपिक है वो है जी के इंटरनेशनल रिलेशंस। और इस एपिसोड के अंदर जो है हमने दर्ज झैल क्वेश्चन का इंतखाब किया है। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट इन साउथ ईस्ट एशियंस। आपने बताना ये है कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें से कौन सा मुल्क पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा कंट्री है। इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ इंडोनेशिया। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट इन साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में से इंडोनेशिया जो है वो आबादी के अतबार से सबसे बड़ा मुल्क जो है वो तस्वर किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्रेंड्स, विच इज़ द एट्थ मेंबर ऑफ सार्क। सार्क तंजीम जो कि 1985 के अंदर जो है कैम हुई थी और इसके कैम करने का जो आइडिया था वो बांग्लादेश की तरफ से उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे उनकी तरफ से दिया गया था। और इसके जो ओरिजिनल मेंबर्स थे जो 1985 में जब ये रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैम हुई तो उसके मेंबर्स की उस वक्त तादाद जो थी 7 थी। तो बाद में जो है ये तादाद जो है वो 8 हो गई है। तो आपने बताना ये है कि विच इज़ द 8th मेंबर ऑफ द सार्क, यानी सार्क तंजीम का 8वां मेंबर कौन सा है। 7 इसके ओरिजिनल मेंबर्स थे और बाद में एक और रियासत जो है इसमें शामिल होगी। इस तरह सार्क ममालिक की जो कुल तादाद है वो 8 हो गई है। 8th रियासत कौन सी है, उसमें ऑप्शन है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान जो है ये सार्क ममालिक की तंजीम में शामिल होने वाली 8वीं रियासत है। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो सार्क मेंबर्स हैं वो कौन कौन से मेंबर्स हैं। उसमें नंबर 1 बांग्लादेश को नंबर 1 में इस सिलसिले में इसलिए कह रहा हूँ कि सार्क जो तंजीम है उसके क़याम का जो आइडिया था वो बांग्लादेश की तरफ से, उस वक़्त के बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट थे उनकी तरफ से फ्लोट किया गया था। इसलिए सबसे पहले इसमें बांग्लादेश का नाम आएगा, उसके बाद फिर इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है, नेपाल है, भूटान है। ये 7 मुल्क जो थे इसके ओरिजिनल मेंबर्स हैं। और फिर बाद में अफ़गानिस्तान जो है वो इसका हिस्सा बन गया। और इस तरह इस वक्त सार्क ममालिक की जो तंजीम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो इस वक्त टोटल 8 मेंबर्स पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कंट्रीज आर इन द OIC। OIC मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। तो OIC जो है जिसका इस वक्त नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, पहले इसका नाम था, यानी जब ये 1969 को जो है इसकी बुनियाद रखी गई। 1969 को शहर मोरक्को के दारुल हुकूमत रबात में जब इसकी बुनियाद रखी गई तो उस वक्त OIC का मतलब था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो बाद में जो है इसको कोऑपरेशन की बजाय इसका नाम कॉन्फ्रेंस रख दिया गया। इस वक्त जो है OIC स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। और ये टोटल कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल है, ऑप्शन है 57, 60 और 65। नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ 57. The total members of the OIC are 57. Treaty of Westphalia was signed in 1648 at the end of 30 years war, 20 years war, none of them. The correct answer is 30 years war. The Treaty of Westphalia was signed at the end of 30 years war. क्वेश्चन है इसका दूसरा जवाब है 30 साल जंग के बाद, यानी यूरोप के अंदर जो है
एक एक जंग लड़ी गई जिसको 30 ईयर्स वार कहते हैं, जो कि 1618 में शुरू हुई और 1648 में जो है ये जंग जो थी ख़त्म हुई थी। तो ये 30 साल जंग जब अपने ख़त्म को पहुंची तो उस वक्त जो है उसके बाद एक ट्रीटी साइन किया गया जिसको ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया कहा जाता है। इसको पीस ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया भी कहा जाता है। तो ये जंग जो है 30 साल जंग के ख़ात्मे के ऊपर जो है ये जो ट्रीटी है 30 साल जंग के ख़ात्मे के ऊपर साइन किया गया था और ये जंग जो है 1618 में शुरू हुई, 1648 में ख़त्म हुई थी और यहीं से जो है मॉडर्न सावरन नेशनल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी डेवलप होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। OIC stands for Organization of Islamic Cooperation, Organization of Islamic Conference, both of them. OIC stands for Organization of Islamic Cooperation, ये इसका पहले नाम था और फिर इस वक्त इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। तो गोया दोनों ऑप्शन इसमें दूसरा ऑप्शन कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्टेड आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ Austrian Archduke Franz Ferdinand on June 28, 1914, June 28, 1915, June 28, 1916। आपने बताना ये है कि जो वर्ल्ड वार फर्स्ट है वो कब शुरू हुई थी और किस वजह से शुरू हुई। इस क्वेश्चन के अंदर इसका जवाब भी मौजूद है। वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्टेड आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ ऑस्ट्रियन आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंट। तो जो ऑस्ट्रिया है उसका जो एम्परर था जिसका नाम था फ्रांस फर्डिनेंट, जब उसकी असैसिनेशन कर दी गई, उसको कत्ल कर दिया गया और उसका जो कत्ल है एक सर्बियन बशिंदे की तरफ से किया गया था 28 जून 1914 को और वही दिन जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के स्टार्ट का दिन है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है उस वक्त 14 जून 1914 को जो है 28 जून, स्टूडेंट्स इसको ज़रा रिवाइज़ कर लीजिएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो 28 जून 1914 को जो है उस वक्त शुरू हुई जब ऑस्ट्रिया जो है उसका जो एम्परर था आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंट को मर्डर कर दिया गया, उसका असैसिनेशन कर दिया गया और वहीं से जो है उसका बदला लेने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर UNO। UNO जो है इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कमोबेश दुनिया की तमाम रियासतें इसकी मेंबर स्टेट्स होती हैं और आपने बताना ये है कि UNO के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। उसमें से पहला ऑप्शन है नेटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और नेटो जो है इसके बारे में अहम बात यह है कि ये 1949 में कायम हुई थी। दूसरे नंबर पे है EU मीन्स यूरोपियन यूनियन और तीसरे नंबर पे है OIC मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, नन ऑफ देम। तो इसमें दूसरा ऑप्शन है OIC जो है इस वक्त टोटल 57 कंट्रीज़ पर मुश्तमिल है और ये जो 57 कंट्रीज़ हैं ये मुस्लिम स्टेट्स हैं। ये तमाम जो मुस्लिम स्टेट्स हैं वो OIC की मेंबर हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। तो UNO के बाद दुनिया की जो दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंटर गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है OIC और इसके मेंबर्स ममालिक की तादाद है 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द वर्ल्ड वार फर्स्ट। पहली जो जंग अज़ीम है जो कि 1914 में शुरू हुई और 1918 के अंदर जो है ख़त्म हुई थी, जिसमें दो अलाइंसेस जो थे वह शामिल थे। एक अलाइंस जर्मनी की सुपरविजन में जंग लड़ रहा था, ट्रिपल अलाइंस, और दूसरा अलाइंस जो है ट्रिपल इंटेंट जो है वो UK यानी ग्रेट ब्रिटेन की सरपरस्ती के अंदर जो है उस जंग में शामिल था। तो दोनों अलाइंसेस के दरमियान जंग हुई। एक तरफ था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और दूसरी तरफ था बरतानिया, फ्रांस, USSR या USA उस वक्त कहना चाहिए, अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी मुमालिक थे। तो इनके दरमियान सेकंड वर्ल्ड वार लड़ी गई और इसमें जो फतह है, जो अलाइड फोर्सेस थी, इत्तेहादी ताकतें थीं जो कि बरतानिया
की सरपरस्ती में जंग लड़ रही थी उनको फतह हुई थी और जर्मनी को जो है इस जंग में शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन के मुताबिक क्या है। द इंटेंट पावर्स, सेंट्रल पावर्स, नन ऑफ देम। द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ OIC। OIC जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? उसका हेडक्वार्टर जद्दा, बगदाद, कैरो, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ कैरो, सॉरी जद्दा। जद्दा सऊदी अरब के अंदर जो है OIC का हेडक्वार्टर जो है वो कैंप किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जर्मन पॉलिटिशियन इज़ पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर हिज आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। आपने बताना ये है कि जर्मनी का कौन सा वो एक सियासतदान है, पॉलिटिशियन है जो कि अपनी आयरन एंड ब्लड जो पॉलिसी है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोहरत रखता है। ऑटो वॉन बिस्मार्क, हिटलर, नेपोलियन, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ ऑटो वॉन बिस्मार्क। तो जो बिस्मार्क है जो कि जर्मनी का चांसलर रहा है, उसकी जो पॉलिसी थी आयरन एंड ब्लड पॉलिसी जो है वो उसकी वजह शोहरत जो है वो तस्वर की जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द OIC वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द डिसीजन ऑफ द फर्स्ट इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रबात ऑन 22-25 September 1978, 1974, 1969, none of them. The correct answer is 1969। जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द डिसीजन ऑफ द फर्स्ट इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस। तो फर्स्ट इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस जो है मोरक्को के शहर रबात में 22 मार्च से लेकर 25 मार्च 1969 तक मुनक्कद हुई थी। और उसके अंदर जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है इसके क़याम का फैसला किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव 14 पॉइंट्स 14 प्रिंसिपल्स फॉर पीस इन द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको बताया जाता हूँ कि जब 1918 के अंदर जो है सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुई तो ज़हर जंग के अंदर जो है बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी होती है, कीमती इंसानी जानें ज़ाया होती हैं, कीमती इमलाक ज़ाया होता है। और जंग के बाद जो है ये एक आइडिया सामने आया कि जो नेक्स्ट जो वर्ल्ड वार होगी उसको कैसे रोका जा सकता है और दुनिया के अंदर किस तरह पीस जो है उसको मेंटेन किया जा सकता है और कन्फ्लिक्ट से किस तरह बचा जा सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर जो है बाकायदा तौर पे डिबेट जो थी वो शुरू हो गई थी। इस सूरत हाल से निपटने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन जो है उसने 14 पॉइंट्स ऑफ पीस या 14 प्रिंसिपल्स ऑफ पीस जो है पेश किए थे, यानी दुनिया के अंदर अमन कायम करने के लिए उसने 14 पॉइंट्स 14 नुकात पेश किए थे। तो इसमें जो नाम है वो है वुडरो विल्सन, हु गेव द 14 प्रिंसिपल्स फॉर पीस इन द वर्ल्ड। द करेक्ट आंसर इज़ वुडरो विल्सन। और फिर वुडरो विल्सन के इसी आइडिया के ऊपर जो है 1920 में जो है लीग ऑफ नेशन अंजुमन अक़वाम की बुनियाद रखी गई। और लीग ऑफ नेशन के क़याम का बुनियादी मकसद ये था कि इसके प्लेटफार्म से जो सेकंड वर्ल्ड वार है उसको रोका जाएगा, यानी दुनिया को दूसरी आलमगीर जंग की तबाहकारियों से महफूज रखने के लिए लीग ऑफ नेशन जो है कायम की गई। और लीग ऑफ नेशन के क़याम में जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने जो है उसमें की रोल जो है वो प्ले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ECO इज़ द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। जी नोट कीजिएगा, ये है ECO, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन is the successor organization of Regional Cooperation for Development Non-Aligned Movement. The correct answer is Regional Cooperation for Development. Regional Cooperation for Development means RCD। RCD जो है ये 1964 के अंदर जो है एक मुआहदा हुआ था पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान। तो बाद में जो है ये मुआहदा जब ख़त्म हो गया तो इस मुआहदे को ही रिवाइज़ किया गया था और इसको नए सिरे से शुरू किया गया, लेकिन उस वक्त इसका नाम जो है RCD रखने की बजाय इसका नाम ECO, इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा गया था। और इसमें फिर जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जो कि
USSR से अलहदा हुई थी उनको भी शामिल कर लिया गया है। तो इस तरह ये निस्बतन एक बड़ी आलमी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है बनकर सामने आई है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशंस वाज फाउंडेड on 10 January 1920 by the Paris Peace Conference that ended the World War First, World War Second, Cold War or none of them. The correct answer is World War First. तो जो लीग ऑफ नेशन है जो कि मैं भी आपको बता रहा था कि 1920 के अंदर जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी, वाज फाउंडेड ऑन 10 जनवरी 1920 और बाय द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस डेट एंडेड द वर्ल्ड वार फर्स्ट। तो लीग ऑफ नेशन जो है उसके क़याम के बाद वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और लीग ऑफ नेशन के क़याम का जो बुनियादी मकसद था वो था कि दुनिया को सेकंड वर्ल्ड वार की तबाहकारियों से महफूज रखा जाए। लेकिन इस सिलसिले में लीग ऑफ नेशन जो है बुरी तरह नाकाम हुई और थोड़ी अरसे के बाद जो है लीग ऑफ नेशन की नाकामी का सबूत ये है कि सेकंड वर्ल्ड वार जो थी 1939 को जो है वो पूरी आबोताब के साथ शुरू हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लीग ऑफ नेशन वाज फार्मली एंडेड ऑन, यानी लीग ऑफ नेशन जो है वैसे प्रैक्टिकली तो लीग ऑफ नेशन जो है वो उस दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन सेकंड वर्ल्ड वार का आगाज़ हुआ था, लेकिन फार्मली जो है इसके इख्तिताम कब हुआ ये क्वेश्चन हमारा है। अप्रैल 19, 1946, अप्रैल 19, 1947, अप्रैल 19, 1948। द करेक्ट आंसर इज़ अप्रैल 1946। तो बाकायदा तौर पे जो है लीग ऑफ नेशन के क़याम का जो एलानिया है वो 19 अप्रैल 1946 को जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RCD यानी रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट वाज ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड ऑन द July 1st, 1964, July 1st, 1966, July 1st, 1946. The correct answer is July 1st, 1964। July 1st, 1964 को जो है RCD की बुनियाद रखी गई थी और RCD जो है वो पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान जो है वो एक मुआशी मुआहदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की वर द ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ RCD, नेम और नेटो या फिर नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ RCD। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द हेडक्वार्टर्स ऑफ RCD वाज इन तेहरान, इस्लामाबाद, कराची, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ तेहरान जो कि ईरान में वाक़या है। तो RCD जो है जो कि 1964 में कायम हुई उसका हेडक्वार्टर जो है वो ईरान के शहर तेहरान में कायम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, हु इज़ द हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन मीन्स UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसको आम तौर पे अब यूनाइटेड नेशंस ही लिखा जाता है और यूनाइटेड नेशन ही कहा जाता है। और आपने बताना ये है कि यूनाइटेड नेशन जो है उसका हेड कौन होता है या उसके हेड का नाम क्या है। उसमें यूनाइटेड नेशन का इस वक्त जो सरबराह है जो कि सेक्रेटरी जनरल कहलाता है उसका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस जो है ही इज़ द हेड ऑफ द UNO, तो वो UNO का सरबराह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है जिसको उर्फ आम में ICJ इट मीन्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ सिचुएटेड इन द। तो आपने बताना ये है कि UNO जो है उसके जो 6 बेसिक आर्गन्स हैं उनमें से जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़या है। ऑप्शन दिए गए हैं, द हेग नीदरलैंड्स, न्यूयॉर्क USA, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ द हेग नीदरलैंड्स। हेग जो है नीदरलैंड का शहर है और हेग के अंदर जहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कायम है उस बिल्डिंग का नाम जो है पीस पैलेस है। यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है हॉलैंड के शहर हेग में कायम है और उस बिल्डिंग का नाम जो है वो पीस पैलेस रखा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RCD वाज रिप्लेस्ड बाय इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 1985, 1990, 1995, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ 1985। तो RCD जो है जिसका पहले नाम था रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट
ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बाद में आस्ता आस्ता ख़त्म होगी, फिर इसको थोड़े अरसे के बाद रीन्यू किया गया, लेकिन रीन्यू जब किया गया तो इसका नाम भी चेंज कर दिया गया और इसकी मेंबर्स ममालिक की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया था। और ये वाक़या जो है ये 1985 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ कम्पोज्ड ऑफ जजेस। आपने बताना ये है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके जजेस की कुल तादाद कितनी है? 15, 20, 25, none of them. The correct answer is 15। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो टोटल 15 जजेस के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री मीडिएटेड टू द ताशकंद ट्रीटी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो है जब 1965 के अंदर जंग लड़ी गई और उस जंग के बाद जो है दोनों मुल्कों के दरमियान जो इश्यूज़ थे उनको सॉल्व करने के लिए USSR ने ये पेशकश की थी कि हम आपको दोनों रियासतों को जो है किसी एक प्लेटफार्म के ऊपर बिठाने के लिए तैयार हैं और हम आपके दरमियान सुलह करवाने के लिए भी तैयार हैं। चनांचे USSR की इस पेशकश के ऊपर जो है पाकिस्तान ने भी और इंडिया ने भी जो है मुस्बत रद्द अमल का इजहार किया और दोनों जो हैं उन्होंने USSR के अंदर जो है एक कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई थी ताशकंद के मुकाम के ऊपर जो है वहाँ पे दोनों ने शिरकत की और USSR ने जो है इसमें मीडिएशन का रोल अदा किया था और फिर उसकी कोशिशों से दोनों रियासतों के दरमियान 1966 के अंदर जो है मुआहदा हुआ था जिसको ताशकंद ट्रीटी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये था कि ताशकंद ट्रीटी जो है ये किसके दरमियान हुआ था? विच कंट्री मीडिएटेड टू द, किस मुल्क ने जो है मुआहदा ताशकंद जो है या ताशकंद ट्रीटी जो है उसके अंदर मीडिएशन का रोल अदा किया था? तो उसमें ऑप्शन दिए गए हैं, सोवियत यूनियन, USA, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन की मीडिएशन की वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है 1965 की जंग के बाद 1966 में जो है ये मुआहदा जो है हुआ था जिसको ताशकंद ट्रीटी कहते हैं। पाकिस्तान की तरफ से इस मुआहदे के ऊपर अयूब खान ने और इंडिया की तरफ से इंडियन वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने इसके ऊपर साइन भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वो भी ताशकंद ट्रीटी के बारे में है। ताशकंद डिक्लेरेशन वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन जनवरी 10, 1966, जनवरी 10, 1968। द करेक्ट आंसर इज़ जनवरी 10, 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पाकिस्तानी प्रेसिडेंट साइंड ताशकंद एग्रीमेंट। पाकिस्तान के किस प्रेसिडेंट ने ताशकंद एग्रीमेंट के ऊपर साइन किए थे? उसमें ऑप्शन दिए गए हैं, मोहम्मद अयूब खान, याया खान, ज़ेड भुट्टो, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ मोहम्मद अयूब खान। पाकिस्तान की तरफ से उस वक़्त के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान ने जो है ये जो ताशकंद ट्रीटी था उसके ऊपर साइन किए थे और इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने दस्तखत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड वार सेकंड फॉर्मली बिगेन ऑन सितंबर 1, 1939। यानी वर्ल्ड वार जो फर्स्ट है वो 1 सितंबर 1939 को शुरू होती है विद जर्मनीज इन्वेडेड ऑन, यानी जर्मनी ने किस मुल्क के ऊपर जब अटैक किया था तो उस दिन से जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट का आगाज़ हो गया था। जर्मनीज इन्वेडेड ऑन पोलैंड, USSR, फ्रांस, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ पोलैंड। जर्मनी ने जो है 1 सितंबर 1939 को जो है पोलैंड के ऊपर जब अटैक किया तो उसके साथ ही जो है सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो कायदा तौर पे शुरू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन 10 जनवरी 1966 बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर, यानी ये क्वेश्चन इसमें जो इसमें टेक्स्ट राइटिंग का प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन ये है कि 10 जनवरी 1966 को जो है जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताशकंद ट्रीटी हुआ था तो उसमें भारत की तरफ से किसने दस्तखत किए थे? तो उसमें दूसरा जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान ने और भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने इसके ऊपर दस्तखत किए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डाइड इन ताशकंद ड्यूरिंग द इंडो पाक समिट। आपने बताना ये है कि कौन सा इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उसका उस वक़्त इंतकाल हुआ जब ताशकंद के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पीस टॉक जो है वो हो रहा था। तो उसका दूसरा जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो हैं इंडिया के दूसरे
प्राइम मिनिस्टर थे। और जब 1965 की जंग हुई और उसके बाद ताशकंद ट्रीटी के ऊपर साइन करने का मौका मिला, तो जिस दिन उन्होंने साइन किए थे उसके नेक्स्ट डे जो है उनको हार्ट अटैक हुआ और वो ताशकंद के अंदर ही उनका इंतकाल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु साइंड द शिमला एग्रीमेंट इन 1972। तो 1972 जो है उसमें शिमला एग्रीमेंट के ऊपर साइन किसने किए थे, बाय द जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड प्रेसिडेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द इंडियन इंदिरा गांधी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जो शिमला कॉन्फ्रेंस है या शिमला एग्रीमेंट जो है, जो कि 1972 में साइन हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आफ्टर द वार ऑफ 1971। 1971 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग लड़ी गई और उसमें बांग्लादेश भी आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश जो है वो एक अलग रियासत बनने में कामयाब हो गया था। तो उस वक्त जो है जो एग्रीमेंट हुआ, जो जिसको हम शिमला एग्रीमेंट कहते हैं, उसमें पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंडिया की तरफ से जो है इंदिरा गांधी जो हैं, जो उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने दस्तखत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टर इन IR। इंटरनेशनल रिलेशन में मुख्तलिफ एक्टर्स काम कर रहे होते हैं, तो आपने बताना ये है कि विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। उसमें पहला ऑप्शन है NGOs यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, MNCs यानी मल्टी नेशनल corporations, sovereign states या none of them. The correct answer is sovereign states. Sovereign states are considered as the most important actor of international relations. Next question है, when was the Shimla agreement signed? शिमला एग्रीमेंट जो है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कब साइन हुआ? on 2 July 1972, 2 July 1982. None of them. The correct answer is 2 जुलाई 1972। 2 जुलाई 1972 को पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है शिमला माहदा हुआ और इस माहदे पर पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे और इंडिया की तरफ से जो है इंदिरा गांधी जो उस वक्त इंडिया की वज़ीर आज़म थी, उन्होंने साइन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट हैपेंड ऑन 16 दिसंबर 1971 इन पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड, अयूब खान रिजाइंड। तो आपने बताना ये है कि इन दोनों में से ऑप्शन कौन दुरुस्त है। तो उसमें पहला ऑप्शन दुरुस्त है, व्हाट हैपेंड ऑन 16 दिसंबर 1971 इन पाकिस्तान। तो उस तारीख को जो है मशरक़ी पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का एक सूबा था, वो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM was founded in 1961, 1971, 1981. None of them. The correct answer is 1961. 1961 को जो है NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है उसकी बुनियाद रखी गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच साउथ ईस्ट एशियन कंट्री वाज नेवर कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक नया क्वेश्चन भी है आपके लिए। आपने बताना ये है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में से कौन सी एक ऐसी रियासत है विच वाज नेवर कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर्स, जो कभी भी जो है किसी यूरोपियन ताकत की कॉलोनी नहीं रहा या यूरोपियन रियासत जो है वो उस पर कब्ज़ा उसने नहीं किया और उसको अपनी कॉलोनी नहीं बनाया, जिस तरह उसने भारत के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था या दुनिया के बेशुमार मालिक के ऊपर उसने कब्ज़े किए थे वेस्टर्न स्टेट्स ने। तो जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें से आपने उस रियासत का नाम बताना है जो कभी भी जो है किसी भी यूरोपियन रियासत की कॉलोनी नहीं रही। उसमें ऑप्शन है थाईलैंड, वियतनाम, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ थाईलैंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट्स, व्हाट वाज थाईलैंड फॉर्मली नोन एज? सियाम, बर्मा, लाओस, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ सियाम। तो थाईलैंड जो है उसको आमतौर पे सियाम कहा जाता है, यानी इसको उर्दू में लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट स्ट्रेटजी डिड सियाम यूज टू अवॉइड कॉलोनाइजेशन, डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल नेगोशिएशंस, यूज़ ऑफ मिलिट्री पावर और नन ऑफ देम। क्वेश्चन ये है कि जो सियाम है जो कि बेसिकली
थाईलैंड का नाम है, यानी असल नाम उसका थाईलैंड है, लेकिन उसको उसके किसी खसूसियत की वजह से उसको श्याम भी कहा जाता है। तो किस वजह से जो है इसको कोई भी यूरोपियन रियासत जो है वो अपनी कॉलोनी नहीं बना सकी या उसके ऊपर कब्ज़ा नहीं कर सकी थी। तो उसमें उसकी बेसिक फैक्टर क्या था? डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल नेगोशिएशंस, यानी जो थाईलैंड उस वक्त गवर्नमेंट थी थाईलैंड की, उसकी तरफ से जो बेहतरीन पॉलिटिक्स की गई, बेहतरीन नेगोशिएशंस किए गए, बेहतरीन जो है वो डायलॉग किया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि कोई भी रियासत जो है यूरोपियन स्टेट जो है उसको अपने कब्ज़े में नहीं ले सकी थी। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। ये वीडियो कदरे तवील वीडियो थी, इसमें कमोबेश 40 के करीब जो है MCQs शामिल किए गए हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अपना फीडबैक देने के साथ साथ जो है एक और आपसे रिक्वेस्ट भी हमारी हमेशा होती है कि जब भी आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर जो है अपना जो फीडबैक है वो लाजमी तौर पे दिया करें, फीडबैक दिया करें, या इन सवालात के जो जवाबात हैं वो जो हैं आप दिया करें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे ये जो काविश है, हमारा ये जो काम है, जो हम आप ही के लिए कर रहे होते हैं, तो आपको किस हद तक जो है इस काम से सेटिस्फेक्शन हासिल होती है, किस हद तक आप इससे मुतमिन हैं, और आपके जो मुख्तलिफ एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी के सिलसिले में ये जो हमारी काविश है ये कितनी मुआवन हो सकती है। तो आपका फ़ीडबैक जो है हमारा हौसला भी बढ़ाता है, और अगर आप उस पर कोई क्रिटिसिज्म करते हैं, तनकीद करते हैं, तो हमें अपनी इस्लाह करने का भी मौका मिल जाता है। हम दोनों ओपिनियन को वेलकम कहेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।